अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो सऊदी वफ्द आ रहा है, $5 अरब की ये सरमायाकारी करने जा रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है बड़े अहम इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट को और फिर आगे मजीद SIFC के चंद ऐसे और प्रोजेक्ट्स को? जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये डेलीगेशन आ रहा है। इसमें इसकी जो लीड कर रहे हैं इसको सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान, और इनके साथ साथ 3-4 और सऊदी मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी हाई पावर डेलीगेशन विच शोज द सीरियसनेस ऑफ सऊदी इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। जिससे आपको पता है कि अब काफ़ी साल हो गए हैं जब से हम वेट कर रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का विजिट जो डिले हो गया था। तो उससे पहले ये एक बहुत बड़ा हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है। और जो पेस है एक्टिविटीज़ की, कि अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले आर्मी चीफ सऊदी गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सऊदी गए एक डेलीगेशन के साथ, और फिर कुछ हफ्ते बाद ये डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, जिससे शो होता है कि कितना मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्ट कितना रियल है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। सही। ओली फरीद साहब, ज़ाहिर है रेकोटिक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का अभी वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है और यकीनी तौर पर ये होगी भी। फिर बलूचिस्तान के चागी से सोना और चांदी को निकालने का मंसूबा है। माइंड और मिनरल्स पर भी बड़ा भरपूर तरीके से काम हो रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। जो पाकिस्तान की इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो किस हद तक तब्दील हो सकते हैं इन सारे प्रोजेक्ट से? जी बिल्कुल। तो सऊदी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में डिफरेंट स्टेजेस में आएगी। जो पहला स्टेज है उसमें मेरे ख्याल में 6 सेक्टर्स पे फोकस होगा। एक सेक्टर आपने जिक्र किया कि माइनिंग, दूसरा सेक्टर मेरे ख्याल में रिफाइनरी, उसके भी पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रेस रिलीज में है कि रिफाइनिंग सेक्टर में सऊदी अरामको देख रहा है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में पावर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी के अंदर और एविएशन में भी सऊदी इंटरेस्ट आ सकता है ऑन द गवर्नमेंट लेवल। इसके साथ साथ सऊदी सेंट्रल बैंक ने, आपको ये मालूम है कि सेंट्रल बैंक पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, डिपॉजिट पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन का जो डिपॉजिट उन्होंने रखा हुआ है, उस पर भी खबरें हैं कि वो उस डिपॉजिट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट्स है जो G2G लेवल पे इन द नियर टर्म, मतलब अगले 12 से 18 महीने में आ सकती हैं। मगर आई थिंक दिस विल अनलॉक फर्दर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके बाद सऊदी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। सो आई थिंक दैट इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो रिजर्व्स की सिचुएशन थी जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट कर रहे थे आज से 18 महीने पहले। वो सिचुएशन जो है रिजॉल्व होगी, जिसकी वजह से हमारी करेंसी स्टेबल होगी, और करेंसी के साथ साथ IMF का जो प्रोग्राम हम लेना चाहते हैं उसमें भी लेने के लिए हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कदरे स्ट्रांग होगी। सही। और फिर अली फरीद साहब, ये इन तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ फिर IMF का जो प्रोग्राम है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, फिर उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कुछ $7-8 अरब की बात हो रही थी, तो उसका वॉल्यूम फिर उतना ही ह्यूज होना चाहिए, या इन प्रोजेक्ट्स के बाद वो उस वॉल्यूम में कोई कमी आ सकती है? $5-6 अरब से भी पाकिस्तान का काम चल सकता है? जी, आप सही कह रहे हैं कि अभी जो खबरें हैं वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो $8 बिलियन का पैकेज की रिक्वेस्ट करने जा रहा है IMF से। IMF का जो लोन होता है वो कदर सस्ता होता है कंपेयर टू अगर आप ओपन मार्केट से बोरोइंग करें। पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से अराउंड $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की हुई थी, जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट हम पे कर रहे थे वो 7 से 8% तक का था, जिसका एक बॉन्ड अभी हमने वापस किया है जो अराउंड $1 बिलियन का था। IMF से जो कर्जा मिलता है उसका रेट इससे आधे से भी कम होता है। तो बेहतर है कि हम IMF से कर्जा ले, मार्केट से एक्सपेंसिव कर्जा लेने से बेहतर है वो। तो मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्वेस्टमेंट बेहतर है लोन लेने से, और अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट आती है जिस जो हमें लग रहा है कि आएगी, तो इट कैन बी अ वे आउट ऑफ IMF एज वेल। और अली फरीद साहब, ये जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कशीदगी की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान और सऊदीया की जो इन्वेस्टमेंट है इस पर तो कोई असरात मुरतब नहीं करेगी? जो पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम है वो तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा? वो एक अलग मैटर है, वो उसके असरात इस पर तो नहीं आ सकते ना? पाकिस्तान की इकॉनमी को तो कोई इससे नुकसान नहीं होने जा रहा। जी, जंग का रिस्क तो हमेशा ही होते हैं, जंग की वजह से इकॉनमी पे रिस्क तो हमेशा ही होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो ऊपर जाती है। ऑयल जो है, अगर 10% से ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होती है। सो एक डायरेक्ट लिंक है महंगाई से, और महंगाई का डायरेक्ट लिंक है हमारे इंटरेस्ट रेट के साथ। दूसरा नेगेटिव हिट जो आता है जब ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो हमने ऑयल की पेमेंट करनी होती है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स के भी ऊपर भी हिट एक आता है। मगर ये तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जो कि नेगेटिव जंग की सिचुएशन का हर मुल्क में
होगा और पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होगा, बाकी ममालिक जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनको भी होगा। हम्म। मगर मेरे ख्याल में इस जो सारा सिचुएशन जो मिडल ईस्ट की बनी हुई है, उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रांग है और उनका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा, शायद इस तरह की सिचुएशन में आपकी अपने दोस्त ममालिक के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा करीब भी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें फ़ायदा भी हो, अगर हम दो ममालिक जो है उनकी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। सही, लेकिन अली फरीद साहब, ये अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ें या ना बढ़ें, पाकिस्तान में तो प्राइसेस बढ़ने ही हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में चाहे वो रुके भी रहें, चूँकि जीएसटी भी इंक्रीज़ होना है, डेवलपमेंट लेवी जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें भी इजाफा होना है। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना है तो आने वाले दिनों में फिर ये जो पेट्रोल प्राइस है, ऑयल प्राइसेस हैं, ये तो 300 रुपये को भी क्रॉस कर जाएंगी। तो महंगाई का एक नया तूफान तो फिर आना ही आना है। जी, अगर ऑयल प्राइसिंग नीचे चली जाती है तो फिर तो डोमेस्टिकली भी आपको ऑयल प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि हमें एनर्जी सेक्टर में और पावर सेक्टर में जो हमने सब्सिडीज़ दी हुई थी, उनको ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो पिछले 12 से 18 महीने में भी बढ़ी हैं और आगे जाते हुए वक्त भी अगले बजट तक और भी बढ़ेंगी, जिसका महंगाई पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए ताकि जॉब क्रिएशन हो। मैं इन्फ्लेशन से डील करने का दूसरा तरीका ये है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ें। तनख्वाहें जब बढ़ेंगी, जब इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, जब जॉब्स मिलेंगी तो उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो वो महंगाई के साथ डील भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो आ रही है सऊदी से, इंशाल्लाह ये उस मसले से भी डील करने से हमें हेल्प कर सकती है। सही। और ये जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर में जो जिस तरह सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जा रहा है अली फरीद साहब, तो ये महंगाई तो इससे बढ़ेगी, लेकिन फिर एक्सपोर्ट्स भी तो आपकी मुतासर हो जाएंगी, चूँकि फिर आपकी इंडस्ट्री भी रुक जाती है, उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी खासी हद तक बढ़ जाता है, तो वो सेक्टर भी फिर आपका मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। जी, जो रिफॉर्म्स है ना वो बड़े ब्रॉड बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा ये आपने ज़रूर खबर सुनी होगी कि पिछले दिनों पाकिस्तान के एक ग्रुप ने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर के साथ डील की है, BYD जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है। आज खबर है कि पाकिस्तान में कुछ जो पावर चाइनीज़ गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है, हमारे जो एनर्जी बेस को फ्यूल से चेंज करके सोलर की तरफ लेके जाना। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म और ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स हैं, वो कोई एक सेक्टर पे नहीं है। वो हमें अपना रहन सहन भी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना पावर कंजम्पशन के पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, और ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं। पिछले 12 से 18 महीने में वो चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फ्लेशन अब नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। पिछले महीने भी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, महंगाई की जो इंक्रीज है वो कम हुई थी, 23% से 20% हुई थी, और IMF और दुनिया के बाकी दीगर इदारे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि महंगाई जो है अब वो मिड टीन्स तक आ जाएगी, 15 से 16% तक आ जाएगी। इंक्रीमेंटली चीज़ें बेहतर हो रही है। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है, ज़ाहिर बात है कि इस वक्त हम एक मुश्किल सिचुएशन में हैं, इसीलिए हम जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है और IMF का पैकेज है, इन चीज़ों से भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम मुश्किल वक्त से बाहर निकल गए हैं। सही। और फिर ये मुश्किल वक्त अली फरीद साहब मजीद अभी कितने अरसे तक रहेगा? अब हम SIFC को बड़ा एक्टिवली इस वक्त परफॉर्म करते देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ और भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, दीगर ममालिक के साथ भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट आनी है, तो अब SIFC को अपना पेस मजीद कितना बढ़ाना पड़ेगा? जी, पहले तो मैं SIFC को भी और हुकूमत को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उनकी जो अभी भी पेस है वो एक सरप्राइजिंग पेस है। हमें ईद की हॉलीडेज अभी खत्म हुई हैं, मंडे आज ही खत्म हुई। अली फरीद साहब, इसमें हुकूमत के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी बड़ी काविशें हैं। ज़ाहिर है वो अस्करी और हमारी सिविल क़यादत एक पेज पर है, तो ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट दुरुस्त है कि ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही ये जनरल आसिम की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ना ही ये खाली फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हुकूमत को इस पर क्रेडिट देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि इस मुश्किल टाइम पर, जब ये बड़े मुश्किल डिसीजन है, पावर प्राइसेस इंक्रीज करना, सब्सिडी इंक्रीज करना, सब्सिडी खत्म करना, मगर वो वेट नहीं कर रहे। माजी में हमने देखा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट मुश्किल डिसीजन लेते हुए डरती थी। ये अब सारे के सारे एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि वो ये मुश्किल डिसीजन ले रहे हैं। मगर द पेस ऑफ चेंज मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ईद रमज़ान में वो सऊदी अरब गए हैं, और ईद के फ़ौरन अगले दिन ही, अगली छुट्टियों के फ़ौरन बाद ही सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आ भी जाता है, जिसका मतलब ये है कि ईद के टाइम पर जब हम ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, हुकूमत के लोग इस
इस डेलीगेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, तो उन्होंने काम किया है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज है मेरे लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।